मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के अभी के अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ एक मित्र हैं जो कि राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। उनके मन में कुछ सवाल है। उनका सवाल क्या है? दिलीप जी आप बताइए, आपका क्या सवाल है? बिहार में बीजेपी क्यों मजबूत नहीं हो पा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार में समर्थक है, ठीक है। और इनका सवाल यह है कि इनका चूंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने पूछा कि भाई बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बना लेती है जहां पर कि लगातार 30 वर्षों से कम्युनिस्टों का शासन था। बीजेपी हरियाणा में सरकार बना लेती है, लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उभर पा रही है? ये इनके मन में सवाल है। यही है ना सवाल आपका? हाँ, यही सवाल है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है दिलीप जी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में दो बाघ के पिंजरे में बंद है, ठीक है। पहला बाघ है लालू प्रसाद यादव, ठीक है, और दूसरा बाघ है नीतीश कुमार। ये दोनों बाघ के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी यहां पर इन दोनों बाघ के पिंजरे में कैद है। मतलब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी भी रणनीतियां बनाती है, ठीक है, चाहे वो चुनाव का हो या और संगठनात्मक हो, वो सब में टारगेट होता है नीतीश कुमार और भारतीय लालू प्रसाद यादव, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, तो उसका जवाब पहले सुनिए। देखिए लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में 90 में उदय होता है। उस समय में अगर हम 90 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल, जिसे हम पितृ संगठन कहते हैं, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, ये इसका बिहार में जमीन पर काम हुआ करता था। भले ही उस दौर में विधायकों की संख्या कम हुआ करती थी, संगठन आज की तरह सत्ता में नहीं थी, लेकिन संगठनात्मक रूप से और उससे भी अधिक विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत था। आपको मैं नाम बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में 80, उससे पहले तो जनसंघ के रूप में था, लेकिन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपने पुराने स्वरूप में आई, नया नाम मिला भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए कितने बड़े बड़े नेता थे बिहार में। कैलाशपति मिश्रा, रामदास राय, जगदम्बी प्रसाद यादव, जनार्दन प्रसाद यादव, यशोदानंद सिंह, दुर्गादास राठौर, ठीक है। अरे और ये सभी लोग कैलाशपति मिश्रा के नेतृत्व में लगातार काम किया करते थे। फिर उन लोगों ने, यही लोग लेकर आए 90 के दशक में सुशील मोदी को, नंद किशोर यादव को, अश्विनी चौबे को, प्रेम कुमार को। मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को लेकर आती है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि जब पहली पीढ़ी अपने उम्र के ढलान पर आई, दूसरी पीढ़ी जिसके सबसे बड़े नेता सुशील मोदी थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने बाद की जो पीढ़ी थी उसको तैयार नहीं किया, ठीक है। और जितनी भी रणनीति, जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के विकास की बनती रही बिहार में, वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार केंद्रित रही, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने? बल्कि ये दोनों बीजेपी का उपयोग करके लगातार सत्ता में। अब देखिए जैसे लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझिए। लालू प्रसाद यादव बिहार में मुसलमानों को बीजेपी से डराकर, नहीं, मुसलमान कब से लालू यादव को वोट देना शुरू किया ये बताइए? लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों ने तब वोट देना शुरू किया जब 1989 में भागलपुर का दंगा हुआ, और 90 में लालू प्रसाद यादव आडवाणी को, लालकृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो राम रथ यात्रा कर रहे थे, ठीक है, सोमनाथ से अयोध्या जा रहे थे, तो समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कराया आडवाणी जी को। तो मुसलमानों के बीच लालू प्रसाद यादव चैंपियन हो गए, ठीक है, और कांग्रेस को मुसलमानों ने छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव नए नेता बन गए मुसलमानों के। तो उस मुसलमान जो 15 से 17% वोट बैंक है बिहार में, उसको बीजेपी से डराकर, ठीक है, लालू यादव मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं और उनके पास 15-17% थोक वोट लगातार मिलता रहा है, ठीक है। अब नीतीश कुमार की राजनीति को समझिए। नीतीश कुमार लालू यादव से डराकर बीजेपी को अपने साथ रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी को लालू यादव से डरा रहा है और लालू यादव मुसलमान को बीजेपी से डरा रहा है, ठीक है। और इस चक्कर में बीजेपी जो है इन दोनों के लिए बलि का बकरा बन गया। अब नीतीश कुमार के लिए कैसे बलि का बकरा बना? देखिए नीतीश कुमार किस जाति से आते हैं? कुर्मी जाति से। नीतीश कुमार से जब से बीजेपी का अलायंस हुआ, बीजेपी के अंदर, पहले याद कीजिए नीतीश कुमार से अलायंस से पहले बीजेपी में कई कुर्मी जाति के नेता हुआ करते थे,
कुशवाहा जाति के नेता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, कुर्मी कुशवाहा सब जाति का ठेका नीतीश कुमार को दे दिया। ठीक है, रामविलास पासवान से बीजेपी का अलायंस होता है तो बीजेपी अपने पासवान नेताओं को तिलांजलि दे देती है, मतलब वेतन खाता में फेंक देती है। मतलब अब जीतन राम मांझी से अलायंस हो गया तो जीतन राम मांझी की जाति से अगर बीजेपी का कोई नेता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब बीजेपी अपने नेताओं को नहीं पूछती है, ठीक है, और ऐसे लोगों के चक्कर में अपने संगठन को खत्म करती गई। इस कारण से अलग अलग जातियों में जो बीजेपी का प्रभाव था वो प्रभाव खत्म होता गया। ठीक है, नंबर 1 कारण हुआ। नंबर 2 कारण क्या हुआ कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही तो बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग जिसको की विचारधारा से मतलब नहीं था, केवल सत्ता के लिए अन्य दल को छोड़कर बीजेपी में आए। अब आप कल्पना कर सकते थे क्या क्या ऐसे 20 साल पहले कि कोई दूसरी पार्टी से आकर, जैसे सम्राट चौधरी की बात मैं कर रहा हूं, दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए और डिप्टी सीएम भी बन जाए बीजेपी से। अब स्तर देखिए, अब बीजेपी बीच में 2 उप मुख्यमंत्री बनाया, किनको, अभी जो विजय सिन्हा है और सम्राट चौधरी है अभी उप मुख्यमंत्री। ठीक है, दोनों का बौद्धिक स्तर देखिए, इन लोगों का बौद्धिक स्तर क्या सुशील मोदी से मिलता है, क्या हरेंद्र कुमार से मिलता है, क्या नंद किशोर यादव से मिलता है, क्या अश्विनी चौबे से मिलता है, क्या दुर्गादास राठौर से मिलता है, क्या जनार्दन यादव, जगदम्बी प्रसाद यादव, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, रामदास राय से मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, वो लोग सार्वजनिक जीवन में रहकर जनता के बीच जाकर काम करते हुए बड़ा हुए थे, अपना कद बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया, ताकत बढ़ाई, पार्टी के संगठन के लिए काम किया। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है, अभी 2 डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए आप, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, क्या है इन लोगों की उपलब्धि, बौद्धिक क्षमता क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, आप देख लीजिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आज बीजेपी डिप्टी सीएम से नहीं बनाया अगर तो कब सम्राट चौधरी बीजेपी को टटा बाय बाय कर देंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, इससे पहले सुशील मोदी के बाद 2 और डिप्टी सीएम बने थे दिलीप जी, कौन याद है? और रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, आपको बताइए कि आपको रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से योग्य व्यक्ति बीजेपी में और दूसरा विधायक नहीं था क्या? था, लेकिन चूंकि दूसरा अगर कोई मजबूत व्यक्ति अगर कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा तो नीतीश कुमार को संकट होगा, इसीलिए बीजेपी जो है रबर स्टाम्प डिप्टी सीएम बना दिया। ठीक है, तो बीजेपी तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती है बिहार में, और इसीलिए बीजेपी जो है लगातार सत्ता से दूर है। और दूर केवल बीजेपी नहीं हुई है, मैं बताऊं आपको, पहले पटना में आप पता कीजिए, मेरे कई मित्र हैं जो आरएसएस वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले पटना में कितनी शाखाएं लगती थी और उन शाखाओं में संख्या कितनी होती थी स्वयंसेवकों की, सुबह और शाम की शाखा में, और आज कितने लोग रहते हैं शाखा में और शाखा की कितनी संख्या है, थोड़ा पता कर लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्या कमी आई है? तो ये कमी क्यों है? सब बीजेपी बिहार में केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रही है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही फसल काट रहे हैं ये लोग। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है, बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है, सत्तावादी हो गई है, केवल सत्ता से मतलब है बीजेपी है, कुछ लोगों को सत्ता मिल जाता है बस। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे कि राजनीति में पहले क्या होता था, विशेष रूप से बीजेपी में जितने भी क्षमतावान कार्यकर्ता होते थे, जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता, संगठनात्मक कौशल हुआ करता था, ऐसे लोगों को संगठन आगे बढ़ाया करती थी। अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा क्या होता है कि लोगों का प्रयास होता है कि जिसके पास क्षमता है वो आगे ना बढ़ पाए, इसलिए कि आगे अगर बढ़ गया अगर तो फिर जो कम क्षमता वाले व्यक्ति है, जो काम नहीं करते हैं, जो मतलब कामचोर है, जो जिनके पास तो उनका महत्व घट जाएगा। महत्व घट नहीं जाएगा, पीछे बैक हो जाएंगे। तो बस यही सवाल है। तो सत्ता सर्वोपरि हो गई है, विचारधारा और संगठन दूसरे और तीसरे दर्जे की बात हो गई। तो इसीलिए बिहार में बीजेपी अभी तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाई है, यह सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और कोई सवाल है आपके पास? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका, आप आए, आपका सवाल अब आप दर्शकों पर भी है कि आप इस सवाल के जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं।
मुझे लगता है कि आपसे सभी से आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को, अगर बातें पसंद आई होगी तो थोड़ा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को, और शेयर अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।